सर जय हिंद। क्रोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एक बड़ा अहम इशू जो भारत से नहीं लेकिन भारत के पड़ोसी नेपाल से जुड़ा हुआ है। जनरेशन जेड के नाम पर तमाम जो युवा हैं 18 से 30 साल के, वो अचानक से अपने घरों पर निकलते हैं, सड़कों पर आते हैं और केपी ओली से रिजाइन की मांग करते हैं और साथ ही में सोशल मीडिया को बहाल करने की वो डिमांड करते हैं। अब खबरें हैं कि सोशल मीडिया बहाल किया जा चुका है। नेपाल के जो गृह मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया है। लेकिन अभी भी जनरेशन जेड चाहता है कि केपी ओली शर्मा जो हैं अपने पद से रिजाइन करें। क्या ये बात सिर्फ एक सोशल मीडिया तक हम मानकर चलें, वहीं तक सीमित है कि सोशल मीडिया के कारण इतना बड़ा आंदोलन हुआ, या हम देखें कि एक जो भ्रष्टाचार, करप्शन जो तमाम नेपाल नेपाल में या तमाम डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर देखने को मिल रहा है, वो युवाओं को आक्रोशित कर रहा है। एक पॉइंट और जिसपे मैं आगे आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन पहले एक मोटा मोटा रिएक्शन में आपसे ले लेता हूं कि कैसे आप इस जनरेशन जेड के आंदोलन को देख रहे हैं और क्या इसके पीछे के कारण हैं सर। देखिए राजेश जी, पिछली सदी के 60 के दशक में इस तरह के स्टूडेंट्स ने आंदोलन चलाए थे विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, और उन्होंने बहुत से देशों में सत्ता का परिवर्तन किया था। लेकिन उस समय आंदोलन थे जिन्होंने सत्ता परिवर्तन किया, वो नियो मार्क्सिस्ट लेफ्ट ओरिएंटेड थे, आइडियोलॉजिकल थे। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की। आज जिस तरह का मूवमेंट है उसमें आइडियोलॉजिकली डिफ्यूज्ड है, और स्टेट और प्रोटेस्टर्स दोनों टेक्नोलॉजी से एम्पावर्ड हैं। तो उस समय के आंदोलन में इस समय के आंदोलन में डिफरेंस है। लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में जहां विरोधी दल होते हैं, वो जनता और सरकार के बीच में एक पुल का काम करते हैं। वो जो जनता की या जिस भी समूह की ग्रीवेंसेस होती हैं उनको चैनलाइज करती हैं, सरकार तक पहुंचाती हैं, दबाव बनाती हैं। तो ये अलग से ग्रुप जो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है वो क्यों आ रहे हैं? इसलिए कि हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, अपोजिशन हो, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है। इनकी ग्रीवेंसेज हैं, एस्पिरेशंस नहीं समझ पा रहा है, और जो भी रूल करता है या डोमिनेट करता है सोसाइटी को, वो अपने समय से बहुत आगे होता है। और इसका मैं एक उदाहरण दूं। भारत में इस सदी के शुरू में 2001-2 में हमारे कॉरपोरेट सेक्टर ने कई जगह कॉन्फ्रेंस की। बॉम्बे में एक ओबेरॉय रूफ टॉप पे भी किया था। तो उन्होंने ये कहा कि जो मिलेनियल्स हैं, वो अलग जेनरेशन थी पिछली सदी की, वो भारत में एक टाइम बम है जो 2015 में ब्रस्ट होगा, टाइम बम। और उसको मेरे ख्याल से उस एडवाइस को या उस अलर्ट को समझा, और उस टाइम बम को हो सकता है कॉर्पोरेट का कोई रोल रहा हो, लेकिन 2014 में सत्ता परिवर्तन होके उस टाइम बम को डिफ्यूज कर दिया। अब ये जैन जी है, ये अलग अलग देशों में एक टाइम बम के रूप में है। अगर टाइमली इनकी ग्रीवेंसेस को, इनकी एस्पिरेशंस को एड्रेस नहीं किया गया, तो अभी जो एड्रेस करने की स्ट्रेटेजी है वो नेशनलिज्म को रीइंफोर्स करने की है सभी दुनिया के सभी प्रजातंत्रों में, और भावनात्मक दृष्टि से उनको मैनिपुलेट या उनको उनका समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो लंबे समय तक चलने वाला नहीं है। और इससे आगे सभी देशों में प्रजातांत्रिक सरकारें ये रियलाइज कर रही हैं कि यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, वो इनको एनकरेज कर रहे हैं, इस चैलेंज को बढ़ा रहे हैं। इसलिए वो सब यूनिवर्सिटीज पे क्रैक डाउन कर रहे हैं, चाहे ब्रिटेन हो, अमेरिका हो। तो यूनिवर्सिटीज में जो फ्री थिंकिंग होना चाहिए, क्रिटिकल स्टडी होनी चाहिए, उसको बिल्कुल बंद कर रहे हैं। अगर आप ब्रिटेन का एग्जांपल लेंगे तो उन्होंने, सुनक साहब ने तो ये कह दिया मिकी माउस डिग्री है, ये क्या है, सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज की। और उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सिटीज को पैसा देते हैं वो अप्रेंटिसशिप को देंगे। यही अमेरिका में
वो कह रहे हैं यूनिवर्सिटीज को पैसा नहीं देंगे और अमेरिका के हित के अगेंस्ट में, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के अगेंस्ट में कोई रिसर्च नहीं करने देंगे। इससे पहले पाकिस्तान में कई साल पहले हो चुका है, सरकार ने एक सर्कुलर मैं निकाला। मैं अलग अलग एंगल से थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, छोटे छोटे सवाल और छोटे छोटे जवाब चाहूंगा कि इसमें एक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का कितना बड़ा अहम रोल है एशिया के अंदर, और एशिया के अंदर खासकर जिस प्रकार से हमने अपनी जनरेशन को बढ़ाया और जिस प्रकार से जो सत्ता में आता है वो खुद को सुल्तान या राजा समझने लग रहा है, खुद को वो राजा से कम नहीं समझ रहा है, लेकिन बेरोजगारी को वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। और ये भारत की बात, भारत में भी चीजें ऐसी हैं, नेपाल में, श्रीलंका चले जाइए, बांग्लादेश चले जाइए, तो कैसे हम देखें, क्या ये एक बड़ा अहम इशू बनता जा रहा है युवा के सामने? देखिए, जो विकासशील देशों में सरकारें हैं जी, उन्होंने जो डेवलपमेंट मॉडल अडॉप्ट किया, इसको मैं उसी तरीके से देखूंगा, अनएम्प्लॉयड वाले से नहीं। उन्होंने क्या जी, है कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी लाने के लिए मैकेनाइजेशन लार्ज स्केल पे बढ़ा दिया है। जो विकसित देश हैं, अमेरिका है या यूरोप के देश हैं, वहां चल सकता है, वहां अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी सीरियस नहीं है। जी, तो उस डेवलपमेंट मॉडल में इनहेरेंट कंट्राडिक्शन है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और जो जैन जी है वो आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड तो नहीं है, लेकिन अपनी जी, प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रही है। तो इतना डिफ्यूज्ड है, तो उसको आप कैसे डील कर पाओगे? पॉलिटिकल पार्टीज हैं अपोजिशन की, वो पीछे से चल रही हैं। नेपाल का जी, एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है, पॉलिटिकल पार्टीज आगे नहीं आई, स्टूडेंट्स आगे आए हैं। और यहाँ नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज इससे भी खुश नहीं है। नेपाल कांग्रेस के ऑफिस के सामने आग लगा दी, सामने जो ट्रैफिक पुलिस का पोस्ट था उस पर आग लगा दी आज। तो वहां नेपाली कांग्रेस के ऑफिस में भी घुसने का प्रयास किया। तो इस तरह का है, जो पॉलिटिकल पार्टी चाहे रूलिंग हो अपोजिशन हो, किसी पे भी ट्रस्ट नहीं रहा। और ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है सभी देशों में। अब भारत के लिए अलग से बात कहेंगे, जो आप पूछोगे सवाल। तो जी, मैं भारत के लिहाज से भी पूछना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कई जो हमारे एस्पिरेंट हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं, एग्जाम किनके कैंसिल हो जा रहे हैं। दिल्ली में हमने लाठी खाते बच्चों को देखा, जॉब के लिए लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से सरकारें, कोई भी सरकार हो, चाहे उसमें कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, स्टेट के इलेक्शन हो, सब आती हैं, एम्प्लॉयमेंट की बात करती हैं, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को भूल जाते हैं, उसकी कोई बात नहीं करता है। और ये एक ऐसा बम है जो आने वाले वक्त में कभी विस्फोट कर सकता है। देखिए, इसमें दो चीजें हैं। भारत के लिए कोई सेफ्टी वाल्व है या नहीं है, और भारत के लिए अलर्ट कितना बड़ा है, ये दो सवाल महत्वपूर्ण हैं। भारत के सभी पड़ोसी देश हैं, वहाँ पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी चल रही है, चाहे वो नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, म्यांमार, सभी देशों का ये हाल हो रहा है। लेकिन भारत में रिलेटिवली स्टेबिलिटी है। उसका नहीं, क्या कारण है? कोई न कोई सेफ्टी वाल्व है। सेफ्टी वाल्व ये है कि भारत में जो रूलिंग पार्टी है उसके अनुवांशिक जो संगठन है वो इतने मजबूत हैं, और उनका लोकल लेवल तक इतना बड़ा नेटवर्क है कि वो रूलिंग पार्टी के जो नैरेटिव्स हैं या जो इमोशनल अपील है नेशनलिज्म की, वो पेनिट्रेट लोकल लेवल तक कर रहे हैं। तो इसलिए भ्रष्ट नहीं हो रही है, स्थिति कंट्रोल में है। दूसरा, अलर्ट कितना बड़ा है कि इसको कब तक आप कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि भारत में भी प्रजातांत्रिक व्यवस्था है और आप सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और अगर जब सोशल मीडिया पे आप बैन लगाओगे तो इंटरनेशनल कॉरपोरेट सेक्टर है उसका इंटरेस्ट भी सामने आ जाएगा। जी, देखिए, ट्रंप ने 4 तारीख को अमेरिकन सीईओ की मीटिंग की, और उसमें यूरोपियन यूनियन को जिस तरह से उन्होंने थ्रेटनिंग किया है कि आपने गूगल पे और एप्पल पे बिलियंस ऑफ यूरो का पेनल्टी लगाई है, अगर ऐसा करोगे तो मुझे अमेरिका में सेक्शन 301 इन्वोक करना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन पे। और जी, 301 है कि रिटालिएटरी एक्शन लेना, जो अमेरिकन फॉरेन ट्रेड एक्ट का पार्ट है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है और कॉर्पोरेट सेक्टर है अलग अलग देशों में एक साथ हो गए, उनका नेक्सस बन गया, तो वो दूसरे देशों को थ्रेटन कर रहे हैं। तो जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो ज्यादातर बाहर के हैं,
तो अगर बैन लगाएंगे तो उनका इंटरेस्ट हो जाएगा, वो स्थिति को और एस्कालेट करवाएंगे। ऑलरेडी ठीक है। एक्सप्लोसिव है और फिर एस्कालेट कराएंगे। तो हमें टाइमली एक दो पॉइंट और है, एक प्रिवेंटिव दो मेजर्स पॉइंट। लेने चाहिए। पॉइंट इज क्लियर सर। मैं एक दो पॉइंट आपसे और समझना चाहता हूं कि अ, इसमें एक पॉइंट नेपो किड्स का भी आया, जो नेपाल में आंदोलन चल रहा है, क्योंकि बच्चे, छात्र, स्टूडेंट्स इस बात से बहुत ज्यादा नाराज हैं कि किस प्रकार से बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े अफसरों के और नेताओं के बच्चे एक ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। उनके लिए तमाम दरवाजे ओपन हैं, वो जहां चाहें वहां नौकरी कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन एक आम इंसान स्ट्रगल कर रहा है, वो उनके माँ बाप मजदूरी करके उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन उनके उसके बाद भी उनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो हम कैसे इसको देख सकते हैं? ये भी एक बड़ा नाराजगी का कारण बन रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया के जरिए हर युवा जो है वो देख रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है। देखिए राजेश जी, ये केवल भारत की प्रॉब्लम नहीं, ये सभी देशों की प्रॉब्लम है। आप आज जो जैन जी है उसको इग्नोरेंट नहीं रख सकते चाहते हुए भी। उसमें अवेयरनेस है, वो आपको अच्छी तरह वॉच करती है, वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी वॉच करती है। इसीलिए ये जो मूवमेंट चले हैं, बांग्लादेश में हो चाहे ये श्रीलंका में हो या नेपाल में हो, ये जिस तरीके से मूवमेंट चले हैं वो पार्टीज के अंडर में नहीं, डेमोक्रेटिक जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर बाहर से आए हैं। क्योंकि ओके। वो ये उनका पेशेंस खत्म हो गया और वो बात कर रहे हैं, अवेयरनेस है उनमें। तो आप अगर 22 रहोगे, रेशनल तरीके से सरकार नहीं चलाओगे, आप अगर कहीं भी लॉ को थोड़ा सा भी वायलेट करोगे तो इमीडिएटली अवेयरनेस आ जाती है लोगों में। तो उनको ऑर्गेनाइज, अभी भी इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, लेकिन जो नेपाल में लीड कर रहे हैं वो जी। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन चलाने वाले यूथ थे जैन जी के, जो जिनमें मानवीय संवेदना थी, सेंस ऑफ जी। एम्पैथी के साथ चला रहे थे। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि हम तो सेंस ऑफ एम्पैथी के लिए, समाज के लिए इतना काम कर रहे हैं, और हमारे नेता हैं वो तो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो तो पूरे बिल्कुल। समाज पे बर्डन बने हुए हैं। तो इस तरह का भाव जागृत हो गया उनमें। और और देखिए हम भी ये एक हिंदुस्तान भी देख रहा है कि एक कईयों के लेकिन बच्चे राजेश जिन्होंने एक हाथ में बैट नहीं पकड़ा, वो ना जाने क्या कौन कौन से अध्यक्ष बन रहे हैं। पूरा नहीं हिंदुस्तान इन चीजों को देख रहा है। राजेश, एक पॉइंट मैं कह दूं, दुनिया का हजारों सालों के इतिहास में एक चीज हमने नोटिस की है, वो यह है कि हर शासक, चाहे वो प्रजातांत्रिक हो गैर प्रजातांत्रिक हो, उसमें सेल्फ राइटियसनेस का, मैं सही हूं का भाव जब तक रहता है, जब तक वो हट नहीं जाता। तो ये जो भाव है कि सरकार में या अपोजिशन में या नेताओं में कि हम सही हैं बाकी गलत हैं, ये भाव बहुत खतरनाक होता है। कि आप जी। टाइमली ग्रीवेंसेस को चैनलाइज कीजिए, ये भी मान के चलिए कि दूसरे भी सही हो सकते हैं, यूथ भी सही हो सकते हैं। कि आप ठीक यूथ है। को ये नहीं मान के चलते उम्र से छोटा है तो वो समझता नहीं है। तो इस तरह का भाव है सेल्फ राइटियसनेस का, वो बहुत खतरनाक ट्रेंड बहुत है। ज्यादा खतरनाक। बस एक आखिरी वो सवाल मैं बड़े आपसे लोगों जो में पूछना, ज्यादा है, रूलर्स में जी ज्यादा है। जी, पॉइंट इज क्लियर सर। बस एक आखिरी सवाल, क्या हम यहाँ पर अमेरिका के रोल को नकार सकते हैं? जिस प्रकार की उथल पुथल नेपाल में हुई, और वो भी खासकर उस वक्त जब हाल ही में एससीओ समिट में केपी ओली शर्मा नेपाल पहुंचे थे, शी जिनपिंग के साथ काफी गलवैयां उन्होंने की थी, और जिस वक्त एससीओ समिट चल रही थी उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि एक बड़ा बम फूटने वाला है, और उनको पता नहीं है कि बम फूटेगा। और इससे पहले बांग्लादेश के अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, श्रीलंका के अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, और पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट, जहां हमने देखा कि पब्लिक ने सरकारों के खिलाफ आंदोलन किया। तो क्या यहाँ पर अमेरिका के रोल को रूल आउट किया जा सकता है सर? देखिए राजेश जी, दो चीजें होती हैं, एक जी। तो कारण होता है, एक कोरिलेशन होता है। तो अमेरिका काज नहीं हो सकता, कोरिलेशन जरूर है। क्योंकि नेपाल ने अमेरिका का मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन है, लंबे समय तक उसकी ग्रांट एक्सेप्ट नहीं की थी, श्रीलंका ने नहीं की जी। थी, फिलीपींस ने भी नहीं की थी, क्योंकि हार्श टर्म्स एंड कंडीशंस थी। फिर अल्टीमेटली मिलेनियम चैलेंज की ग्रांट नेपाल ने एक्सेप्ट भी कर ली थी। तो निश्चित रूप से जो दूसरे देश हैं उनके इंटरेस्ट हैं, जियो स्ट्रेटेजिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं। तो वो अगर हमारे यहाँ जो कहते हैं ना आपदा में अवसर,
अगर जी, किसी देश में आपदा होती है तो वो अवसर ढूंढते हैं कि आपने हमारे इस चीज का विरोध किया था, अब हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, हम इनको मोरल सपोर्ट या पॉलिटिकल सपोर्ट करेंगे। लेकिन वो केवल एक्सक्लूसिव वो कारण नहीं हो सकता, चाहे चीन का इन्वॉल्वमेंट हो, चाहे अमेरिका का हो या किसी और देश का हो, वो कारण नहीं हो सकता। कारण तो जेन्युइन सोसाइटी के अंदर के हैं, जो डिससेटिस्फेक्शन है, जी, ग्रीवेंसेज हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। आप रेशनल तरीके से आप मैनिपुलेट करेंगे। आज का यूथ समझता है कि आप मैनिपुलेशन से एक दो कदम चल सकते हैं, उससे आगे नहीं चल पाओगे। इसलिए जो जी, पॉलिटिक्स है, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, वो क्लियरली एक्सपोज हो रही है सभी विकासशील देशों में। जी जी। राजीव। लेकिन चलिए देखना होगा कि क्योंकि एक बड़ी एशिया के अंदर बड़ी हलचल है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि श्रीलंका, बांग्लादेश और अब हमने देखा नेपाल के अंदर युवा खड़ा हो रहा है, सत्ता को परिवर्तन कर रहा है और 2-3 पॉइंट जो मैं बड़े अच्छे से आपसे समझ पाया हूं कि एक सरकारों को, खासकर हमारी लोकतांत्रिक सरकारों को युवाओं के लिए रोजगार पैदा करना होगा, क्योंकि पढ़ लिख कर उसको रोजगार चाहिए और ये जो नेपोटिज्म है इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। सबके लिए बराबर अवसर होने चाहिए। कोई भी सोने और चांदी के चम्मच लेकर पैदा ना हो। लेकिन शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, आप आए और इस मुद्दे पर बात रखी। थैंक यू सर। जय हिंद। टेक केयर सर। थैंक यू।